हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। सीटेट फर्स्ट पेपर में आपका जो ईवीएस वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आप लोग पिछले साल का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, सभी में आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करेंगे। इस एक ही वीडियो में क्लास 3 की पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं पहले या आगे बनने के सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद हम क्लास 4 की बुक ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, क्लास 5 की भी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाए। और थ्योरी वाले जो आपके 15 नंबर होते हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्सों से क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। साथ में जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको आगे भी मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने और रखी है, पर्यावरण अध्ययन की थीमें। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले तो हरदम पूछा जाता था, पूरी संभावना रहती है कि इससे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इसलिए पहले आप पर्यावरण अध्ययन की थीमें पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्लास 3 की बुक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन की जो थीमें होती हैं, 6 थीमें होती हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ उप थीमें भी होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे मैंने क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन की उप थीमें, परिवार और मित्र के अंतर्गत देखिए कुछ उप थीमें हैं, और भोजन के अंतर्गत, इन्हीं दो के अंतर्गत ये पढ़नी होती हैं। तो परिवार और मित्र के अंतर्गत देखिए आ जाती हैं आपकी आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। इनके इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, क्योंकि हिंदी से भी पूछ सकता है और इंग्लिश भी लिखी हो सकती है। तो परिवार और मित्र की ये 4 उप थीमें हो गई। और भोजन की उप थीमें आपकी हो जाती है चखना, पचाना, पकाना, संरक्षण तकनीकी, किसान और भूख। तो यहाँ पर देखिए इनकी इंग्लिश तो आपको आसानी से याद हो जाती है। याद आपको भोजन की उप थीमों की करना है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर्स एंड हंगर्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण अध्ययन की थीमें और पर्यावरण अध्ययन की उप थीमें। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काम और खेल जो है आपका, ये पर्यावरण अध्ययन की यहाँ पर थीमें पूछा है, थीम नहीं है, बल्कि ये परिवार और मित्र के अंतर्गत उप थीम के अंतर्गत आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन उप थीम से आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? उप थीम कहें या उप प्रकरण कहें। भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि परिवार और मित्र आपका थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी आपका थीम है, और भोजन भी थीम है। आपका ये जो जानवर है ये थीम नहीं है, बल्कि परिवार और मित्र के अंतर्गत ये आपकी उप थीम के अंतर्गत आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम बढ़ेंगे क्लास 3 की बुक की ओर। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3, बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलिएगा। नोट्स बना सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बना पाए तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये आसानी से तैयार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, पहेली। एक पहेली दी हुई है यहाँ पर, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, उपर्युक्त पहेली का आधार क्या है? पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। एग्जाम में आपकी पहेली दी हुई हो सकती है और इसमें पूछ लिया जैसे क्वेश्चन में कि उपयुक्त पहेली का आधार कहाँ है, उपयुक्त पहेली कहाँ से ली गई है, तो पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ की कहानी से ये लिया गया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है जिंसा खेल। जिंसा खेल होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया हुआ है मैंने, जैसे आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखिए एक जैसे हाथी का चित्र बना लेंगे, आपको उसको कई टुकड़ों में काट काट के विभाजित कर दीजिए, उसके बाद किसी बच्चे को दे दीजिए कि इनको सेट करो, वही होता है आपका जिंसा खेल। देख भी लेते हैं हम, इसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब आपने जैसे बहुत सारे टुकड़े करके दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर हाथी का चित्र है, देखिए इसमें 10, 11, 12, 15 टुकड़े हैं। जब किसी बच्चे को दे देंगे या किसी को दे देंगे कि इनको सही से लगाओ, इनके सभी टुकड़े इकट्ठे करो जिससे वो पूरा हाथी फिर से बन जाए, तो इसमें दिमाग तो बहुत लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका जिंसा खेल, कि जब किसी चित्र के कई टुकड़े कर दिए जाए और उनको मिलाया जाए।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों में बढ़िया चित्र बनाते थे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि विष्णु चिंचालकर का संबंध कहाँ से है, तो आपका हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश से। विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे है, तो सूखे पत्तों में चित्र बनाने से। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए चूहों के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है। चूहा आप सभी लोगों ने देखा होगा। चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार बनता है, याद रखिएगा इसको कि चूहे में देखने की क्षमता जो होती है कम होती है, लेकिन छूने स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से की गई, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ से, 151वीं वर्षगांठ से, 152वीं वर्षगांठ से, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है कि 150वीं वर्षगांठ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है लिंगहुफेन होता क्या है, तो ये देखिए हांगकांग का मुख्य भोजन है। कहाँ का मुख्य भोजन है, तो हांगकांग का मुख्य भोजन है। कैसे बनाया जाता है, तो ये सांप के मांस से बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना लोग कहाँ पसंद करते हैं, तो गोवा में पसंद करते हैं। गोवा में क्या खाया जाता है, तो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है केरल का मुख्य भोजन टैपिकोवा है। कभी भी टैपिकोवा से क्वेश्चन आए तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि टैपिकोवा का संबंध है केरल से। केरल ऑप्शन को आपको सही कर देना है। तो केरल का मुख्य भोजन क्या है, टैपिकोवा है। यहाँ के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को। टैपिकोवा जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि टैपिकोवा उगाया कहाँ जाता है, तो जमीन के अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गिद्ध जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है कि ये होते हैं आपके गिद्ध। ये मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देते हैं और ये ऊंचे आसमान में उड़ता है। कितना देखिए अच्छा काम करते हैं ये कि मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं और जगह को साफ करते हैं। ये कहाँ उड़ते हैं, ऊंचे आसमान में उड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दर्जिन चिड़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दर्जिन चिड़िया नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा है। दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलता है, लेकिन आपकी जो दर्जिन चिड़िया होती है ये पत्तों को सिलती है। देखते हैं हम यहाँ पर दर्जिन चिड़िया की चोंच सुई जैसी नुकीली होती है। यह अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर घर बनाकर उसी में अंडे रखती है। दर्जिन बहुत ही ईजी, दर्जी से दर्जिन आप याद रख सकते हैं। पत्तों को सिलती है ऐसे और उसी में अपने अंडे रखती है, वही इसका घर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कठफोड़वा पक्षी। कठफोड़वा नाम से ही देखिए कठ को फोड़ने वाला, ये देखिए कठफोड़वा पक्षी होता है। नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। कठ को फोड़ने वाला मतलब क्या करता है यह पेड़ की डाल पर छेद बनाकर उसमें छुपे हुए कीड़ों को खाता है और टुक टुक की आवाज़ निकालता है। कठ को फोड़ने वाला मतलब पेड़ की डाल में छिपे हुए जो कीड़े होते हैं उनमें छेद बना पेड़ की डालों में छेद बनाता है, मतलब कठ को फोड़ता है और उसमें जो कीड़े होते हैं उनको खाता है। और आवाज़ कैसी निकालता है, टुक टुक की आवाज़ निकालता है। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसका PDF भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वीडियो देखने बाद आप PDF 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोयल आप सभी ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। कोयल कुहू कुहू आवाज़ निकालकर मधुर मधुर गीत सुनाती है और सबके मन को भाती है। कोयल क्या करती है, आपका मधुर मधुर गीत सुनाती है। आवाज़ कैसे निकालती है, कुहू कुहू। नेक्स्ट पॉइंट है तोते के पंख हरे और इसकी चोंच लाल होती है, ये हरी मिर्च खाता है। अब यहाँ पर देखिए तोता देखा होगा आप लोगों ने, इसकी जो चोंच होती है लाल होती है, इसका पंख जो होते हैं हरे रंग के होते हैं और ये खाता क्या है, याद रखिएगा ये हरी मिर्च खाता है तोता। नेक्स्ट है मैना, यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे कौन करता है, तो वो करती है आपकी मैना, याद रखिएगा। जबकि उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक 360 अंश घुमा लेता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, तो बहुत लोगों ने उल्लू लगा दिया था, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि उल्लू 360 अंश घुमा देता है। इसीलिए इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने साथ रखा हुआ है कि मैना जो होता है झटके से गर्दन आगे पीछे करता है और उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को पूरी आगे पीछे पूरी घुमा लेती है, पूरी 360 अंश घुमा लेती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए मैना और उल्लू दोनों ही दिखाया हुआ है। ये देखिए मैना है और ये आपका उल्लू है। नेक्स्ट देखिए पक्षियों की विशेषताएं।
कई विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट विशेषता है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिज़ाइन के होते हैं। इनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के पंख इनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। अब ठंडियाँ जैसे देखिए आती हैं तो पक्षियाँ कोई स्वेटर वेटर तो पहनते नहीं हैं, तो ठंडी से कौन इन्हें बचाता है? इनके पंख बचाते हैं, क्योंकि वो इनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। सभी पॉइंट्स यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोटी बनाने के लिए निम्न काम करने पड़ते हैं। लड़कियाँ सभी तो रोटी बनाती हैं, वो जानती हैं क्या क्या काम करने पड़ते हैं। लड़के भी देख लें। आटे को बर्तन में निकालना पड़ता है, पहले उसे गूँथना पड़ता है, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना पड़ता है, गोले को बेलो, फिर उसके बाद सेंको। अब यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दे सकता है और आपसे कह सकता है कि इनको सही क्रम में लगाओ। लगा लेंगे आसानी से, क्योंकि ये सब काम तो सभी घर में होता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर देखिए आप ये नहीं कह सकते कि इतना ईजी रोटी बनाना इन्होंने रख दिया। एनसीईआरटी की बुक में ये है तभी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आप इसे ईजी भले कहें, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप में से बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, खाने की चीज़ें कई तरह से पकाई जा सकती हैं। किसी को सेंक कर, किसी को भून कर, किसी को भाप में पकाते हैं। कई तरह से चीज़ें पकाते हैं, जैसे रोटी आपकी सेंक कर पकाई जाती है, मूंगफली हो गई आपकी भून कर खाई जाती है, और जैसे आपकी इडली उडली हो गई भाप में पकाई जाती हैं। तो खाने की चीज़ें अलग अलग तरह पकाई जाती हैं। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों के माध्यम से बच्चों में रुचि पैदा की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का भी हो गया कि अगर बच्चों को रुचि पैदा करना है किसी चीज़ में तो आप उसको कहानी के माध्यम से पढ़ाइए। याद रखिएगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर, और एनसीईआरटी का तो है ही। अगर बच्चे की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कहानी के माध्यम से समझाएंगे, अलग अलग पात्र बच्चों को अलग अलग चीज़ें बना देंगे, अलग अलग पात्र दे देंगे, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है ब्रेल लिपि। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। अब एक मोटा कागज़ अगर लेंगे और उसमें बिंदु बिंदु किसी नुकीली चीज़ से बिंदु बिंदु बनाकर कोई अक्षर लिखेंगे तो दूसरे साइड थोड़ा उभरा हुआ रहेगा। तो जो अंधे लोग होते हैं वो तो देख सकते नहीं हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे देखकर? उसी उभरे हुए में हाथ चला चला कर वो लोग पढ़ते हैं, वही होती है आपकी ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। ये देखिए, ये मैंने दिखाया भी हुआ है यहाँ पर, आगे इसमें और पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने 1821 में किया था। यह फ्रांस के रहने वाले थे। याद रखिएगा कि लुई ब्रेल का संबंध कहाँ से है, तो फ्रांस से है। कब किया था? 1821 में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जैसे ये देखिए ऊपर मैंने दिखाया है आपको कि ये देखिए सभी में 6 बिंदु हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, सभी में 6 बिंदु हैं। तो ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी देखिए पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है आपका एनसीईआरटी की बुक में, पर है पेडागोजी का क्वेश्चन। रूढ़िबद्ध धारणाओं में जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होना चाहिए, ताकि बच्चे उस पर सवाल तो कर सके लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। अब रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती है, जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का ये नहीं, लड़की ये नहीं कर सकती, ये जो धारणाएं होती हैं तो बहुत ही संवेदनशीलता से इसकी चर्चा क्लास में करवानी चाहिए, ताकि बच्चे सवाल तो पूछें जो भी उनको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन कोई भी उनको ठेस ना पहुंचे, किसी को भी बुरा ना लगे उसमें। नेक्स्ट है स्टापू खेल। स्टापू खेल में ढिप्पी का प्रयोग किया जाता है। स्टापू देखिए एक खेल होता है, अलग अलग जगह लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको ज़्यादातर लड़कियां खेलती हैं हमारे यहाँ पे। तो एक पैर से जो खेला जाता है उसमें पत्थर की एक गोटी ली जाती है, वैसे ही होता है ये। तो स्टापू खेल में ढिप्पी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घरों से क्वेश्चन। देखिए घर से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे असम के घर। असम में कैसे घर होते हैं? असम में बहुत बारिश होती है। अब बारिश बहुत होगी तो वहाँ पे घर भी कुछ अलग तरह के होंगे, इसलिए यहाँ पर घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। अब बारिश होगी तो नीचे पानी भर जाएगा, जिससे नीचे उनका जो सामान वामान रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर घर क्या होते हैं, ये ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये देखिए असम के घर भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं मैंने। ये देखिए ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर ये घर बने होते हैं। नीचे मजबूत बांस के ये खंभे होते हैं ताकि ये गिरे ना, हिले डुले ना, क्योंकि ऊपर लोग रहते हैं। और ये घर जो अंदर से भी देखिए लकड़ी के ही पूरे में बने होते हैं।
तो ये असम के घर की विशेषताओं की हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे मनाली के घर। मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो मनाली भी देखिए पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश भी वहाँ बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो वहाँ पे भी घरों की कुछ अलग तरह की ज़रूरत होगी, नॉर्मली नहीं होगी, नहीं उससे दिक्कत होगी। तो जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ के मकान पत्थर व लकड़ी से बने होते हैं। ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो धूप में बैठना तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ के मकान पत्थर व लकड़ी से बनते हैं। ये देखिए मनाली के घर यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि मनाली के जो घर होते हैं कैसे बनते हैं, पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो यहाँ देखिए राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ के घर जो होंगे उसी के अनुकूल होंगे। मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती हैं जिससे गर्मी का थोड़ा कम असर पड़े घरों के अंदर में। साथ ही में ये जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आगे बढ़ेंगे, बज्जू गांव। बज्जू नाम का एक गांव है जिसका संबंध कहाँ से है, राजस्थान से। एग्जाम में पूछ सकता है कि बज्जू गांव का संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान से। राजस्थान के बज्जू गांव में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है। टांका क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये छत होती है यहाँ पर, ये टांका का चित्र है कि कैसे टांका बनाया जाता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टांका होता क्या है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। अब राजस्थान है, देखिए बज्जू गांव राजस्थान में है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी की कमी है, तो पानी को इकट्ठा करने के लिए ये टांका बनाया जाता है। घरों में जो आंगन होते हैं वहाँ पर ये लोग एक गड्ढा बना देते हैं और उसको ढकते भी हैं, मतलब ढक्कन से बंद रखते हैं ताकि उसमें जो पानी वानी हो गंदा वंदा ना हो। छत जो इन लोगों की होती है ढालूदार होती है जिससे ढलान के साथ पानी नीचे आए। नाली के द्वारा पानी नीचे जाकर उस टांके में इकट्ठा हो जाता है और ये लोग छत में जो नाली बनी होती है उस पर एक जाली भी लगाते हैं जिससे कूड़ा करकट उस पानी में ना आए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची बादाम डालकर पिया जाता है। चाय को कहवा कहाँ बोलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर में इसमें क्या क्या डाल के पिया जाता है, तो इलायची और बादाम डालकर पिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर की डल झील में हाउस बोट चलती हैं। हाउस बोट कहाँ पर चलती हैं, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा डल झील का संबंध कहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है भारत की राजधानी दिल्ली है। ये तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ से देखिए आपकी क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट होती है। अगर एक 2-4 पॉइंट्स रह भी गए होंगे तो जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तब मैं उनको कंप्लीट करवा दूँगी। इसके बाद हम क्लास 4 की बुक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्लास 5 की बुक कंप्लीट करेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, देखिए 15-17 मिनट का वीडियो आराम से देख सकते हैं आप। ऐसे ही क्लास 4-5 के भी 15-17 मिनट की वीडियो आपको दूंगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और जो कुछ भी थोड़ी बहुत छूटेगा वो सब हम प्रैक्टिस में साथ में लेकर चलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हैं तब थोड़ा सपोर्ट मिलता है और आप लोगों के लिए आगे भी करने का कुछ मन करता है। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।